हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस की पीटी 365 को कवर किया जा रहा है, जिसमें अभी तक इसके जितने भी मेजर टॉपिक के थे उनको ऑलरेडी कवर कर लिया गया। अभी जो आज हमारा लास्ट मेजर टॉपिक है वह आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। उसको कवर करके ये जो आपका अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल है वो फिनिश हो जाएगा। अब आपका अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक का तो ऑलरेडी पहले से कंप्लीट किया जा चुका है। जो आपका ये जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक का आया हुआ है वह भी आपका कंप्लीट हो जाएगा ये संस्कृति के लेक्चर के बाद। आपने अगर इन की और लेक्चर नहीं देखे हैं तो पीटी 365 2024 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप इनके वीडियो देख सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इनकी आपको पीडीएफ उपलब्ध होगी। चलिए, तो संस्कृति से रिलेटेड टॉपिक को जानने के पहले आपको बता दें कि अभी तक हमारे द्वारा राज्य व्यवस्था के टॉपिक को कवर किया गया, जो भी इसके अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कवर किया गया, फिर आपके अर्थव्यवस्था के टॉपिक को कवर किया गया। इसके बाद आपके पर्यावरण का टॉपिक जो कि 4th नंबर का है उसको कवर किया गया। आपका सामाजिक मुद्दे के टॉपिक को कवर किया गया। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के टॉपिक को पार्ट 1 और 2 में कवर किया गया, क्योंकि इसका काफ़ी मेजर टॉपिक थे तो उनको 2 पार्ट में डिवाइड करके किया गया। आज जो हमारा टॉपिक है वह हमारा इस संस्कृति से रिलेटेड 7वां और आखिरी मेजर टॉपिक है, जिसमें आप मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में, मध्य प्रदेश के 6 सांस्कृतिक धरोहर स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किए गए, माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर के बारे में पढ़ा जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में जैसे कि वीरभद्र मंदिर, गुरुवायूर मंदिर, कालाराम मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर, शंकराचार्य मंदिर, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ा रहेगा। सुर्खियों में रहे कला के रूप जैसे ग्रंथम लेख, ढोकरा शिल्पलेख। सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल में जैसे कि जियो हेरिटेज साइट। सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण अन्य स्थल बड़नगर, कोचरब आश्रम। व्यक्तित्व में जैसे लचित बोरफुरन, रानी चेन्नम्मा, नाना जगत सेठ, शंकर सेठ, अय्या, बैकुंठ स्वामीकल। सुर्खियों में रहे अन्य व्यक्तित्व शंभुधन पोंगलू। सुर्खियों में रहे पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म पुरस्कार। इसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार में जैसे कुदाबुलाई पड़ाली, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, राष्ट्रीय नाटक अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के बारे में पढ़ा जाएगा। विविध के अंतर्गत जैसे कि सुर्खियों में रही जनजातियाँ, बार्ली जनजाति, ब्रू जनजाति, मदिका जनजाति, कुटिया कौन जनजाति, परुवेता उत्सवम, पक्के पाक हार्नबिल महोत्सव और आपका चंदुमी महोत्सव। कई उत्पादों को मिला जीआई टैग के बारे में। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ कदम राजवंश, पश्चिम बंगाल में राज्य दिवस और राज्य गीत अधिसूचित किए गए। देश में कटाई से संबंधित उत्सवों का आयोजन किया गया। होरी हब्बा के बारे में और विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के बारे में पढ़ा जाएगा। तो ये आज के हमारे मेजर टॉपिक है। इसके साथ ही हमारा ये वाला जो अपडेटेड स्टडी मटेरियल है वो फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में आपकी जो सरकारी योजनाएं आई हुई हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा, और साथ ही साथ में आपके टेस्ट पेपर भी डे बाई डे नहीं तो अल्टरनेट डे में आपके टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे कोई दिन आपका कल टेस्ट पेपर आएगा तो नेक्स्ट डे आपकी सरकारी योजनाओं को शुरू किया जाएगा। तो एक दिन आपकी सरकारी योजनाएं और एक दिन आपका टेस्ट पेपर। जब सरकारी योजनाएं फिनिश हो जाएंगी तो जो भी आपके टेस्ट पेपर रहेंगे उनको कवर किया जाएगा, और या फिर इसके आगे का जो भी स्टडी मटेरियल आएगा तो उसको कवर किया जाएगा, ताकि आपका विजन का भी साथ में करंट अफेयर का भी कंटिन्यू चलता रहे, साथ में आपका टेस्ट पेपर भी चलता रहे। और हमारे द्वारा जो आपकी टेस्ट सीरीज जो क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है उसमें आपकी हिस्ट्री और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, आर्ट एंड कल्चर और ये जो 3 मेजर टॉपिक हैं इनको का संपूर्णतः मतलब कि क्लियर कम्प्लीटली इसको कंप्लीट किया गया है। और भी जितने टॉपिक हैं उनको धीरे धीरे करके जल्दी ही आपके 10 तारीख के पहले सभी को कवर कर दिया जाएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले हमारा पहला टॉपिक आता है मूर्तिकला और स्थापत्य कला, जैसे कि स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में बात की जाए तो यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 2024-25 के लिए भारत मराठा मिलिट्री लैंडस्केप का नामांकन करेगा। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में बात की जाए तो यह 2021 में विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल है। ये मराठा शासकों की साधारण किलेबंदी और सैन्य व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को सांस्कृतिक मानदंडों की श्रेणी में नामांकित किया गया है। मराठा सैन्य व्यवस्था और सिद्धांत की शुरुआत 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में हुई थी। आगे यह व्यवस्था देखी जाए तो धीरे धीरे विकसित हुई और 1818 तक यह पेशवाओं तक यह जारी रही। अब इसके अंतर्गत विशिष्ट लैंडस्केप भूभागों की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो इसमें सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, कोंकण तक, दक्कन का पठार और भारतीय प्रायद्वीप भूमि पूर्वी घाट आता है।
मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के किलों की विशेषताओं के बारे में देखा जाए तो पहाड़ी किले में आते हैं सालहेर का किला, जो कि इस जगह पर 1672 में मराठा और मुगलों के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। सिमनेरी किला, जहाँ पर महाराजा छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। लोहागढ़, जो कि यह किला भज में बौद्ध गुफाओं के नज़दीक स्थित है। रायगढ़, जो कि छत्रपति शिवाजी के स्थायी राजधानी बनाया। राजगढ़, जो कि हिंद स्वराज की प्रथम राजनीतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह किला मुरुमदेव नामक पर्वत पर बना है, इसलिए इसे पहले मुरुमदेव के नाम से जाना जाता है। यह मराठा साम्राज्य की राजधानी था और यह उन 17 किलों में से एक था जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करते समय अपने पास रखा हुआ था। जिंजी किला, जो कि तमिलनाडु में है, इसमें 3 अलग अलग पहाड़ी किले और मोटी दीवारों पर चट्टानों की एक विशाल दीवार बनाई गई है। द्वीपीय किले के अंतर्गत देखा जाए तो सिंधुदुर्ग, जो कि अरब सागर के एक द्वीप में स्थित है। स्वर्णदुर्ग, जो कि इसका निर्माण संभवतः 16वीं शताब्दी के बीजापुर के शासकों ने कराया था। खंडेरी किला, जिसका निर्माण मुरुंद जंजीरा किले में सिद्धियों पर नजर रखने के लिए 1679 ईस्वी में मराठा राजा शिवाजी के शासनकाल के दौरान करवाया गया था। पहाड़ी वन किले के अंतर्गत आता है प्रतापगढ़, जो कि ये शिवाजी और अफजल के बीच लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ी पठार किले के अंतर्गत आता है पन्हाला किला, जो कि ताराबाई के समय मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। और तटीय किले के अंतर्गत आता है विजय दुर्ग, जो कि शिवाजी ने यह किला बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से छीना था। बाद में इसका नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया, जिसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। अब आता है मध्य प्रदेश के 6 सांस्कृतिक धरोहर स्थलों में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किए गए हैं। इनके बारे में बात की जाए तो इसमें अस्थायी सूची में शामिल किए गए स्थल और विवरण के बारे में बात की जाए तो ग्वालियर का किला, जो कि किले की महानिर्माण कार्य राजा सूरसेन ने 18वीं शताब्दी में कराया था। किले के अंदर निर्मित संरचनाओं में मान मंदिर, महल, गुजरी महल, सास बहू मंदिर आदि शामिल है। खूनी भंडारा बुरहानपुर, जो कि भूमिगत जल प्रबंधन और इसका निर्माण जहांगीर के शासनकाल में अब्दुर्रहीम खान ने कराया था और फारसी कनात प्रणाली पर आधारित इसे भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है। चंबल घाटी शैल चित्रकला शैली, जो कि विंध्य, सतपुड़ा, कैमूर पर्वतमाला के पहाड़ी क्षेत्रों में उत्कीर्ण चित्रकला शैली है। भोजेश्वर महादेव मंदिर, जो कि भोजपुर में है, और यह भगवान शिव का मंदिर है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी के राजा भोज के शासनकाल में कराया गया और यह मंदिर भूमजा शैली से निर्मित है। भूमजा शैली नागर शैली का एक विकसित रूप है और इस शैली का विकास परमार वंश के दौरान हुआ था। रामनगर के गोंड स्मारक मंडला के बारे में कि इस स्मारकों का निर्माण गोंड शासकों ने कराया था और यह निर्मित स्मारकों में मोती महल, राय भगत की कोठी, बेगम महल आदि इसमें शामिल है और इस महल पर मुगल स्थापत्य और राजपूत स्थापत्य शैलियों दोनों का प्रभाव देखा जाता है। धामनार ऐतिहासिक स्थापत्य कला समूह के बारे में बात की जाए तो यह एक रॉक कट स्थल है जिसमें 51 एकास्म बौद्ध गुफाएं, जो कि 5वीं से 7वीं शताब्दी में और हिंदू मंदिर में परिसर में धर्मराजेश्वर शामिल मंदिर इसके अंतर्गत आते हैं। माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर के बारे में बात की जाए तो हाल ही में असम में माँ कामाख्या प्रधानमंत्री जी के द्वारा माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई है। माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर के बारे में बात की जाए तो यह कॉरिडोर श्रद्धालुओं के लिए सुगम पहुंच तथा सुविधा प्रदान करने तक के लिए तथा क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इसे काशी उत्तर प्रदेश और महाकाल मध्य प्रदेश कॉरिडोर की तर्ज पर डिजाइन किया गया है और इस परियोजना में प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास पहल योजना के तहत मंजूरी दी गई है। पीएम डिवाइन, जो कि केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई है। पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त पोषित करना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, युवाओं महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर सृजित करना, विकास संबंधी कमियों को दूर करना होता है। यह केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। माँ कामाख्या मंदिर के बारे में बात की जाए तो यह मंदिर भारत में स्थित महाशक्तिपीठों में से एक मंदिर है। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी माँ कामाख्या कामेश्वरी ने मातृत्व शक्ति और इच्छा देवी माना जाता है। भौगोलिक अवस्थिति को देखा जाए तो यह मंदिर असम के गुवाहाटी के बाहरी इलाकों में नीलाचल पहाड़ियों में स्थित है और इसके पास ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। हमलावर काला पहाड़ द्वारा मूल मंदिर को नष्ट कर दिया गया था और इसे 1562 में कोच राजवंश के राजा नर नारायण के आदेश पर इसका पुनर्निर्माण किया गया था। इस मंदिर का उल्लेख समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिलता है और यह मंदिर महाशक्ति के अलग अलग रूपों जैसे सुंदरी, त्रिपुरा, तारा, भुवनेश्वरी, बांग्लामुखी और छिन्नमाता को समर्पित है। शक्तिपीठ के बारे में बात की जाए तो भारत में शक्तिपीठ जो है वह पीठ सती या शक्ति को समर्पित उपासना स्थल होते हैं। कुल 51 शक्तिपीठ हैं जिनमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका में स्थित हैं। इनमें से 18 महाशक्तिपीठ कही जाती हैं। भारत के बाहर स्थित कुछ मुख्य शक्तिपीठ हैं जैसे कि आपकी गोहेश्वरी शक्तिपीठ नेपाल में, कोटारी देवी शक्तिपीठ पाकिस्तान में, इच्छाणी शक्तिपीठ जो है वह श्रीलंका में है। फिर आती है आपकी दक्षिणाणी देवी शक्तिपीठ तिब्बत चीन में और माँ भवानी शक्तिपीठ बांग्लादेश में स्थित है।
18 महाशक्तिपीठों के बारे में देखा जाए तो शारदा शक्तिपीठ जो है जम्मू कश्मीर में है, ज्वालामुखी शक्तिपीठ हिमाचल में, विशालाक्षी उत्तर प्रदेश में, ललिता उत्तर प्रदेश में, मंगला गौरी बिहार में, कामाख्या मंदिर है आपका असम में है, महाकाली मध्य प्रदेश में, एकाबीरका महाराष्ट्र में, महालक्ष्मी महाराष्ट्र में, जोगुमलाम्बा देवी तेलंगाना में, चामुंडेश्वरी कर्नाटक में, कामाक्षी देवी तमिलनाडु में, शंकरी देवी श्रीलंका में, सुवर्णकला देवी पश्चिम बंगाल में, विराजा उड़ीसा में, पुरोहितिका आंध्र प्रदेश में, मणिक्यम्बा आंध्र प्रदेश में और भ्रामराम्बा आंध्र प्रदेश में है। तो ये 3 शक्तिपीठ यानी कि सर्वाधिक शक्तिपीठ आपकी यहाँ आंध्र प्रदेश में है और 2 शक्तिपीठ आपकी जो इसमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में, और सब जगह आपकी एक एक शक्तिपीठ स्थापित है। तो इस तरीके के ये शक्तिपीठ हैं। चलिए तो अब इसके अंतर्गत इसकी वास्तुकला के बारे में जान लेते हैं कि इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण है बस वास्तुकला की नीलांचल शैली में किया गया। यह 2 अलग अलग शैलियों जैसे कि नागर शैली और सारसोनिक शैली जो कि मुगलों की शैली है, और नागर शैली जो कि उत्तर भारतीय शैली के संयोजन से निर्मित है। ईंटों से बना गुम्बद को 16 भुजाओं वाला एक बहुभुज है जो क्षैतिज पट्टिकाओं से सजा हुआ है और मंदिरों की दीवारें अनेक उभरी हुई मूर्तियों से अलंकृत है। मंदिर परिसर में 3 प्रमुख कक्ष होते हैं। उत्सव के बारे में बात की जाए तो मंदिर परिसर में हर साल 3 जून में 1 सप्ताह तक चलने वाला अम्बुबाची मेला लगता है। यह प्रतिवर्ष मेला उस वक्त लगता है जब माँ कामाख्या ऋतुमती या रजस्वला में होती हैं। तंत्र विद्या केंद्र के तौर पर देखा जाए तो इस मंदिर को देश में तांत्रिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसे 3 धाराओं में विभाजित किया गया है, आगम, निगम, यामल। आगम में यह ज्ञान को भगवान शिव को शक्ति माना गया है, निगम में वह ज्ञान को शक्ति से आता है, और यामल यह ज्ञान ना तो भगवान शिव का है ना ही शक्ति से आता है। तंत्रवाद के बारे में, तंत्रवाद जो है एक आध्यात्मिक साधना है जिसमें आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मंत्रों, पवित्र शब्दों का जाप, मंडल, प्रतीकात्मक चित्र और करघा का उपयोग किया जाता है। तांत्रिक परंपराओं हिंदू और बौद्ध दोनों में मौजूद है और हिंदू धर्म में तंत्रवाद को शैववाद और शाक्त में विभाजित किया गया है और क्रमशः भगवान भैरवा और काली या योगियों की उपासना की जाती है। और बौद्ध धर्म में वज्रयान जिसे तांत्रिक सुझाव के लिए जाना जाता है, इसमें तारा, महाकाल, यमतका आदि की उपासना की जाती है। अब आता है कि नीलांचन पहाड़ियों की अन्य प्रसिद्ध मंदिर जैसे कि नीलांचन पहाड़ियों की माँ कामाख्या मंदिर कई परिसर में कई अंदर मंदिरों से घुरा हुआ है। इन मंदिरों में भुवनेश्वरी, काली, तारा, छिन्नमाता, बगला, भैरवी, धूमावती, मातंगी, कमला आदि आती है। इनमें कामाख्या मंदिर सहित इन सभी मंदिरों की सामूहिक रूप में 10 महाविद्या के रूप में जाना जाता है। इन मंदिरों की नीलांचन पहाड़ियों के साथ भगवान शिव की 5 मंदिर हैं और ये मंदिर कामेश्वर, सिद्धेश्वर, केदारेश्वर, अमृतेश्वर, अघोरा और कोटिलिंग मंदिर है और ये सभी मंदिर मिलकर कामाख्या मंदिर परिसर बनाते हैं। अब आता है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में पहले नंबर पर वीरभद्र मंदिर के बारे में, अलीपाक्षी मंदिर के बारे में कि यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है और यह 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य ने के दौरान इसका निर्माण किया गया था। 3 मंदिरों के साथ त्रिकोटी शैली से निर्मित है। ये 3 मंदिर है वीरभद्र जो कि अधिष्ठाता देव भगवान शिव है, पापनासेश्वर और रघुनाथ है। यह मंदिर नंदी यानी कि भगवान शिव का बैल की सबसे बड़ी एकाश मूर्ति तथा 7 फनों वाले सर्प के साथ नाग शिव के लिए प्रसिद्ध है। मंडप तथा प्रदक्षिणा पथ की दीवारों या छतों पर फ्रेस्को पद्धति से चित्रित की गई और इन चित्रकारियों में रामायण व महाभारत के आख्यानों, देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं जैसे देवी पार्वती का विवाह आदि इसमें चित्रित किया गया है। इसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया। अब आता है गुरुवायूर मंदिर जो कि दक्षिण भारत के द्वारका के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में आराध्य देव भगवान विष्णु हैं। मंदिर की अधिष्ठात्री देविका को खड़ी मुद्रा में स्थापित किया गया है जिसमें 4 हाथ, शंख, 2 सुदर्शन चक्र, कमल और गदा धारण की हुए है। यह मूर्ति को पातालंजना नामक पत्थर से बनाया गया है। मंदिर इस तरह से बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरणें सीधे भगवान विष्णु के चरणों पर पड़ती हैं और 1931-32 में अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए केलपक्कम यानी कि केरल गांधी के नेतृत्व में गुरुवायूर सत्याग्रह शुरू किया गया था। और उसी दौरान 1936 में त्रावणकोर मंदिर में अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के प्रवेश की उद्घोषणा की गई और इस मंदिर में हाथियों की दौड़ के लिए भी जाना जाता है जिसे अनायुक्तम कहा जाता है। अब आता है श्री कालाराम मंदिर जो कि प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में जिले में गोदावरी नदी पर स्थित कालाराम मंदिर के दर्शन किए। यह मंदिर जो है वह कालाराम मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह इसका निर्माण 1782 में सरदार रंगराव ओधेकर द्वारा एक पुराने लकड़ी के मंदिर के साथ स्थान पर किया गया।
यह मंदिर उस स्थान पर है जहाँ भगवान राम अज्ञातवास के दौरान रहे थे और इस मंदिर का नाम भगवान राम के काले रंग की मूर्ति पर रखा गया है। और 90 वर्ष पहले दलितों के लिए मंदिर में प्रवेश करने के अधिकार की मांग को लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व किया हुआ था। अब आता है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो कि तिरुवरंग तिरुपति के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में अधिष्ठात्री देवता भगवान रंगनाथ या भगवान विष्णु है और इसने शयन मुद्रा को दर्शाया हुआ है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है और मंदिर परिसर में मूर्तियुक्त 21 गोपुरम, 50 छोटे छोटे देवालय और 9 पवित्र कुंड हैं। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक मंदिर नगरी है। इसे सप्त प्रकार में गर्भगृह के चारों ओर घेरा के लिए प्रख्यात है और यह भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम मंदिरों में से एक है। और यह मंदिर कावेरी और कोलिदम नदियों के घिरे श्रीरंगम नदी पर स्थित है और यह कावेरी की सहायक नदी कोविदम है। अब आता है शंकराचार्य मंदिर। शंकराचार्य मंदिर जो है, प्रधानमंत्री ने हालिया में कश्मीर दौरे पर शंकराचार्य पहाड़ी को नमन किया। यह पहाड़ी जबरबान रेंज में स्थित है। इसे शंकराचार्य मंदिर भी बना हुआ है। शंकराचार्य मंदिर के बारे में बात की जाए तो यह भगवान शिव का मंदिर है। यह 1100 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह कश्मीर घाटी में पूजा के लिए सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। इस मंदिर का नाम प्रसिद्ध दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने यहाँ की यात्रा की और शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। उन्होंने शारदा यानी कि द्वारका, ज्योतिर्मठ यानी बद्रीनाथ, और गोवर्धन पुरी और शंगरी यानी कि रामेश्वरम नामक 4 मठ स्थापित किए हुए थे। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया और डॉक्टर BR अम्बेडकर की 406 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है। यह वर्तमान में डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अब आते हैं सुर्खियों में रहे कला रूप के बारे में। पहले नंबर पर आता है ग्रंथम अभिलेख। ग्रंथम अभिलेख जो है तमिलनाडु के कंगायम के नज़दीक 11वीं सदी के ग्रंथम अभिलेख और 16वीं सदी के तमिल अभिलेखों की खोज की गई है। ग्रंथम अभिलेख जो है, जिसमें ग्रंथ एक लिपि होती है जो तमिलनाडु के संस्कृत भाषाओं में इसी लिपि में लिखा जाता है। ग्रंथ लिपि की उत्पत्ति पल्लव शासक महेंद्रवर्मन के तिरुचिरापल्ली शैलकृत गुफा और अन्य गुफा मंदिरों के अभिलेख से जुड़ी हुई है। केरल की मलयालम लिपि का विकास भी इसी ग्रंथ में हुआ है। ग्रंथ लिपि में अन्य अभिलेखों में निम्नलिखित शामिल है, जैसे कि नरसिंहवर्मन के मामल्लपुरम और कांची के लासनाथ मंदिर के अभिलेख, पांडवंश के शासक नेजुदेयम के अन्य मलाई अभिलेख और तंजावुर के चोलों के अभिलेख होते हैं। अब आता है ढोकरा शिल्पकला के बारे में कि छत्तीसगढ़ का ओचुर स्टूडियो ढोकरा शिल्पकला के संरक्षण की मदद कर रहा है। ढोकरा शिल्पकला जो है वह एक तरीके से धातु की ढलाई में 4000 साल पुरानी जटिल प्रक्रिया है। इसे लॉस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके किया गया है। इसे मोम साचा विधि भी कहा जाता है। यह कला जो है, इसकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में रहने वाले आदिवासी समुदायों से हुई है। ढोकरा शब्द का ढोकरा डामर जनजातियों से लिया गया है। जनजाति मध्य भारत की पारंपरिक धातु शिल्पी है और यह कला प्रकृति, पौराणिक कथाओं और रोजमर्रा के जीवन से प्रेरित है और इसे तेजी से हो रहा शहरीकरण का खतरा है, कुशल कारीगरों की घटती संख्या और आधुनिक सामग्री और प्रौद्योगिकियों का खतरा इन पर मंडरा रहा है। सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल में आता है पहले नंबर पर जियो हेरिटेज साइट के बारे में कि पहला आता है इसमें कि पांडुला गुट्टा और रामगढ़ क्रेटर को जियो हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी गई है। जियो हेरिटेज साइट के बारे में बात की जाए तो यह वास्तविक में भूवैज्ञानिक, भूआकृतिक विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान और स्तरीय शैल विज्ञान की महत्ता वाले दुर्लभ और विशिष्ट स्थल होते हैं। इनकी गुफाओं में प्राकृतिक शैल आकृतियाँ और इसमें तलछट, चट्टानें, खनिज, उल्कापिंड, जीवाश्म आदि शामिल होते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत में जियो हेरिटेज साइट को मान्यता प्रदान करता है, दर्जा प्रदान करता है और उनका रखरखाव करता है। पांडवुला गुट्टा के बारे में बात की जाए तो यह तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले में स्थित है। यह स्थल हिमालय पर्वत श्रेणियों में से पुराना है। इसकी खोज 1990 में हुई थी। यह पुरापाषाणकालीन चित्रकला के साक्ष्य इसमें प्राप्त हुए, जिसकी विषय वस्तु में वन्यजीव, जिसमें बायसन, मिरग, बाघ, तेंदुआ आदि है। ज्यामिति आकृति में आती है स्वास्तिक चिन्ह, वृत्त और वर्ग है। अस्त्र शस्त्र में धनुष, तीर, तलवार, भाला इत्यादि। और ये गुफा चित्र प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा बनाई गई चित्रकला की एक दुर्लभ झलक प्रस्तुत करती है। इन्हें गुफाओं की दीवारों और छतों, शैलाश्रयों और पृथक शैलखंडों पर देखा जाता है। अब आता है रामगढ़ क्रेटर या रामगढ़ एस्ट्रोलेबेलम के बारे में। यह एक तरीके से यह शब्दावली उल्कापिंडों की पृथ्वी पर गिरने से निर्मित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का वर्णन के लिए किया जाता है। यह राजस्थान के बारां जिले में पार्वती नदी के पुराने अफवाह मार्ग पर अवस्थित है। पहली बार 1859 में GSI ने इसकी खोज की थी। यह लंदन की भूवैज्ञानिक सोसाइटी ने क्रेटर के रूप में मान्यता दी हुई थी। बिंद सुपर ग्रुप की अवसादी चट्टानों में वर्तमान में अपक्षेत हो चुके इस क्रेटर को मेसो प्रोटेरो एज के रूप में बताया
गया है तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं में आता है कि रामगढ़ क्रेटर भारत के उल्कापिंडों में गिरने की बनी 3 इम्पैक्ट क्रेटर में से एक है, जिसमें अन्य 2 क्रेटर है, जिसमें लोनार जो कि महाराष्ट्र में और ढाला मध्य प्रदेश में है। इस क्रेटर में कोसाइट की मौजूदगी दर्शाती है और यह एक इम्पैक्ट क्रेटर है और यहाँ पर उल्कापिंड के गिरने की पुष्टि होती है। इस क्रेटर का व्यास लगभग 3.2 किलोमीटर हो या 200 मीटर गहरा है। इस क्रेटर के मध्य में भगवान शिव का भांड देवरा मंदिर अवस्थित है और इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में खजुराहो शैली में करवाया गया था। क्रेटर हिल में स्थानीय देवी किसनाई और अन्नपूर्णा समर्पित गुफा भी स्थित है। अब आते हैं भारत के भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के बारे में बात की जाए तो इसमें सबसे पहले ऊपर की ओर देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आती है आपकी शिवालिक जीवाश्म पार्क, गुजरात में आती है भंवरधारा अंकन या कड़ाड़ा वन, राजस्थान में इसमें सर्वाधिक हैं जिसमें सेंद्रा ग्रेनाइट, बर्न कांगरोमेनाइट इस तरीके से हैं। फिर आता है महाराष्ट्र में लोनार, कर्नाटक में स्तंभाकार बेसाल्ट लावा प्रायद्वीपीय इस तरीके के हैं और यहाँ पर आपके झारखंड में पादप जीवाश्म वाले इंटरट्रेपियन सनस्तर, सिक्किम में डोलोमाइट निक्षेप वाले स्ट्रोमेटोलाइट, नागालैंड में नागा हिल और फियोलाइट, उड़ीसा में नौमीरा सिसुधानी लावा, छत्तीसगढ़ में मरीन गोंडवाना फॉसिल पार्क, आंध्र प्रदेश में ज्वालामुखी बेसाल्ट निक्षेप इस तरीके, तमिलनाडु में जीवाश्म कास्ट पार्क और राष्ट्रीय जीवाश्म कास्ट पार्क, केरल में अडारीपुरम लेटेराइट और वर्कला भृगु, तेलंगाना में पांडवुला गुट्टा आते हैं। अब आता है कि इसके संरक्षण और सम्मान में यह क्रेटर वर्तमान में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण है और यह क्रेटर झील या पुरस्कार तालाब में आर्द्रभूमि के नियम 2017 के तहत वेटलैंड के रूप में अधिसूचित की गई है। कनाडा के प्लेनेटरी एंड स्पेस साइंस ने इस क्रेटर को मान्यता प्रदान की है। अर्थ इम्पैक्ट डेटाबेस को शामिल किया गया है। यह एक तरीके से इसे कनाडा में 2001 में स्थापित किया गया था। यह अर्थ इम्पैक्ट डेटाबेस विश्व भर में उल्कापिंडों में गिरने वाली व सत्यापित इम्पैक्ट संरचनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सुर्खियों में रहे अन्य महत्वपूर्ण स्थल में पहले नंबर पर आता है बड़नगर, जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में एक संयुक्त अध्ययन में बड़नगर में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के प्रमाण मिले। यह बस्ती उत्तर वैदिक पूर्व वहाँ जनपदों या कुलीन गणराज्यों की योग की प्रतीक होती है और इससे शहर की प्राचीनता का पता चलता है। बड़नगर के बारे में, बड़नगर जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल है और यहाँ खुदाई से कई चरणों के इतिहास का पता चलता है और इससे यह भी पता चलता है कि यह एक बहुसांस्कृतिक व बहुधार्मिक या बौद्ध, हिंदू या जैन धर्म का इस्लाम धर्म का प्रतीक है तथा यहाँ पर मुडेरा के निकट है जो कि सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और इसके ऐतिहासिक स्थल घाटेश्वर मंदिर और शर्मिष्ठा झील आदि आती है। अब आता है कोचरब आश्रम के बारे में कि प्रधानमंत्री ने 12 मार्च को साबरमती आश्रम पर दौरा किया और इसे कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम के तटीय शहर दांडी में नमक सत्याग्रह कूच पर दांडी मार्च शुरू किया था और दांडी में गांधी ने समुद्र तट पर प्राकृतिक नमक मुट्ठी भर लेकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन किया था। और कोचरब आश्रम गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित और यह पहला आश्रम है जो कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने निर्मित करवाया था और जीवन लाल देसाई जो कि एक साथी वकील ने गांधी जी के आश्रम बनवाने में सहायता की हुई थी। अब आते हैं व्यक्तित्व के बारे में, जिसमें पहले आते हैं लचित बोरफुरन के बारे में कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने असम के जोरहाट में लचित बोरफुरन की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलर या फिर वीरता की प्रतिमा का अनावरण किया। लचित बोरफुरन अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध सेनापति रहे। इनका समय काल 1612 से 1622 से 1672 रहा है और इनका जन्म असम के चेराई देव जिले में हुआ। यह इनके पिता अहोम साम्राज्य के प्रथम बोरबुआ यानी कि सैन्य या न्यायिक प्रमुख थे। इन्होंने अहोम सेना में बरफुरम यानी कि सेनापति के रूप में रहे और मुगल शासन में जहांगीर और शाहजहां की सेनाओं के खिलाफ अदम्य साहस के साथ लड़ाई लड़ी। सराय घाटी के युद्ध के बारे में बात की जाए तो इन्होंने युद्ध का परिणाम लचित बोरफुरन के नेतृत्व में अहोम सेना ने अपनी से बड़ी मुगल सेना का निर्णायक रूप से पराजित किया। युद्ध मैदान में यह सराय घाट में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के साथ तट पर लड़े गए। युद्ध में शामिल पक्ष में नौसैनिक युद्ध हुआ और युद्ध का महत्व मुगलों को असम और पूर्वोत्तर भारत के शेष क्षेत्रों में बढ़ने से रोकना था। अहोम साम्राज्य के बारे में बात की जाए जो कि 1228 से 1826 तक चला, जिसमें साम्राज्य जो था वह इसके संस्थापक मोंग माओ का एक शान राजकुमार सुकापा था। इसकी स्थापना अहोम लोग मौजूदा म्यांमार में 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आवासी और क्षेत्र का विस्तार 16वीं शताब्दी में सोहांगमुख के शासनकाल में अहोम में
चुटियों और को जहाज़ों के शासन में बाल्य क्षेत्रों में अपने राज्य में मिला लिया और इसकी राजधानी चिराईदेव अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी, जिसे गुवाहाटी के पूर्व में स्थित थी। समाज के बारे में कि यह समाज अहोम समाज कुलों या कबीलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था, और एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते हों किसान को अपने ग्राम समुदाय द्वारा जमीन दी जाती थी और समुदाय की समिति में बगैर राजा इसे वापस नहीं कर सकता। राजनीतिक विशेषताओं में आता है कि यह पुरानी राजनीतिक व्यवस्था की समाप्ति को करता है। प्रशासन केंद्रीकृत स्वप्रशासन था, जिसमें 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध होते होते अधिकांश प्रशासन केंद्रीकृत हो गया। अर्थव्यवस्था में इसमें कारीगर, जो अहोम साम्राज्य में कारीगरों की बहुत कम जातियाँ थीं, और नई कृषि पद्धतियों में अहोम लोगों ने धान की नई कृषि पद्धति शुरू की। सैन्य रणनीति में आता है कि अनिवार्य सैन्य सेवा होती है, जो कि सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में शामिल होते हैं, और सैन्य रणनीतियों में आता है कि इसमें जासूसी की नियुक्ति करते हैं और गोरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई इन्होंने, और कटकी नामक अधिकारी शत्रुओं के शिविर में संदेश वाहक के रूप में कार्य किया। नौसैनिक शक्ति के रूप में अहोम सैन्य प्रणाली में नौसेना सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली बल मिला, और सैन्य प्रभाग में एक हस्ती या हाथी सेना भी शामिल थी, जिसे हति बरुआ नामक अधिकारी ने हस्ती सेना को सेनापति था। धर्म के बारे में कि शुरुआत में अहोम लोगों ने जनजातीय देवताओं की उपासना की, और हालांकि शिव सिंह के शासनकाल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रमुख धर्म बन गया। समाधान पद्धति, जो कि एक तरीके से चिराईदेव मैदान या मोईदम से टीलेनुमा संरचनाएं होती थी, जिसमें अहोम राज परिवार के सदस्यों को दफनाया जाता था और ये टेबले पटकाई पर्वत श्रेणी की तलहटी में आते थे, और इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। कला एवं संस्कृति के संदर्भ में देखा जाए तो यह कवियों, विद्वानों अनुदान के रूप में भूमि दी जाती थी, जिसमें यह असमिया भाषा में लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ हैं, और इन्होंने अहोम राज्यसभा के पुरातत्व लेखों का संकलन बुरंजी में हुआ है, और इनकी रचना की शुरुआत ताई अहोम भाषा में की गई है। शासन का अंत अहोम राजवंश का शासन असम पर बर्मी आक्रमण पर या फिर यान्डू की संधि के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकार लेने के साथ समाप्त हो गया। अब आता है रानी चेन्नम्मा के बारे में कि हाल ही में रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में कित्तूर या फिर कित्तूर विद्रोह की 200वीं वर्षगांठ मनाई गई। रानी चेन्नम्मा का जन्म 1778 में काकती गांव यानी कि वर्तमान कर्नाटक में हुआ। इन्होंने कित्तूर के राजा मल्लसर्ज से शादी की, और जिन्होंने 1816 में तक प्रांत तक शासन किया। 1816 में मल्लसर्ज की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे शिवलिंग रुद्र सर्जा सिंहासन पर बैठे थे। हालांकि कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, और इसके बाद रानी चेन्नम्मा ने एक बच्चे शिवलिंगप्पा को गोद लिया और राजगद्दी का उत्तराधिकार बनाया। छत्रपति शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम जब मुगल सेना से बचने के लिए भटक रहे थे, तब रानी चेन्नम्मा ने उनको शरण दी थी। अब आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष के बारे में बात की जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यपगत का सिद्धांत के तहत दत्तक पुत्र कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया था, और यह लॉर्ड डलहौजी की आधिकारिक रूप से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत की घोषणा किए जाने के पहले 1824 में यह सिद्धांत लागू करने का पहला मामला था। इसके बाद रानी चेन्नम्मा ने अपने गोद लिए गए बच्चों को निर्वासित करने के ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने कित्तूर के सामने इस जुड़े हुए आदेश के खिलाफ बॉम्बे के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन को पत्र लिखा, और जिसमें अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। फिर उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया, और कित्तूर विद्रोह के नाम से यह जाना गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में बात की जाए तो यह लॉर्ड डलहौजी की एक हड़प नीति थी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विलय की प्रमुख नीतियों में से एक थी, जिसमें रिंग ऑफ फेस की नीति या सहायक संधि इनकी प्रमुख अन्य नीतियाँ थीं। इन नीतियों में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च सत्ता के अधीन किसी भी देश को राज्य या क्षेत्र का शासक यदि शासन करने में असक्षम हो या स्पष्ट पुरुष उत्तराधिकारी के बिना ही मर जाए तो रियासत या क्षेत्र ब्रिटिश शासन में स्वतः कब्जे में हो जाता था। इस सिद्धांत के बिना उत्तराधिकारी वाले भारतीय शासकों में उत्तराधिकार चुनने के लिए लंबी समय से स्थापित अधिकार को समाप्त कर दिया, जिसमें सतारा को 1848 में, जैतपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, बगाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में जैसी रियासतों को इसी सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य को मिला लिया गया, और 1857 के विद्रोह के बाद इस सिद्धांत को त्याग कर दिया गया। अब आता है कित्तूर विद्रोह 1824 के बारे में। यह विद्रोह पहला भारतीय सशस्त्र विद्रोह माना जाता है। यह महिलाओं के नेतृत्व में किए गए आरंभिक उपनिवेशवादी विरोधी संघर्षों में से एक था, और अक्टूबर 1824 में हुई पहली लड़ाई में ब्रिटिश सेना की करारी हार हुई थी, और इस विद्रोह में संगोली रायसीना में युद्ध की मुख्य भूमिका निभाई हुई थी, और बेलहिंगम में किले में रानी चेन्नम्मा और उनके परिवार वालों को कैद कर लिया था, और जहां पर उनकी 1819 को मृत्यु हो गई थी। अब आता है नाना जगन्नाथ शंकर सेठ के बारे में कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय में मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर नाना जगन्नाथ शंकर सेठ आग्रह कर दिया गया।
नाना जगन्नाथ शंकर सेठ के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की जाए तो इनके प्रमुख योगदान में आता है कि ये मुंबई के वास्तुकार थे। उन्होंने बॉम्बे की इमारतों, सड़कों, मार्गों की योजना बनाने के लिए प्रमुख परियोजनाओं का नेतृत्व किया और उनके कार्यों की वजह से उन्हें मुंबई, तब जिसे बॉम्बे कहा जाता था, वास्तुकार कहा जाता है। शिक्षा संरक्षण के बारे में वह शिक्षा के प्रमुख संरक्षक थे। उन्होंने स्कूल स्थापित करने के लिए परिवार के स्वामित्व वाली भूमि दान की और उन्होंने विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा के लिए काम किया। रेलवे परियोजना के अंतर्गत उस समिति का हिस्सा थे और 1853 में बौरी बंदर से ठाणे के बीच चली भारत की पहली ट्रेन विकास परियोजना से संबंधित रहे। इन्होंने बॉम्बे विधान परिषद में मनोनीत होने वाले पहले भारतीय थे और एशियाटिक सोसाइटी और मुंबई में एक भारतीय सदस्य थे। इनकी विरासत पर प्रभाव कि एक तरीके से गंगाधर गाडगिल ने उन्हें आधुनिक भारत का वास्तुकार कहा और आर्थिक राष्ट्रवाद में उनके दृष्टिकोण से भारत की स्वतंत्रता संग्राम में दादा भाई नौरोजी और डिस्ट्रिक्ट राणाजी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को भी प्रभावित किया। अय्या बैकुंठ स्वामीकल के बारे में, जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अय्या बैकुंठ स्वामीकल की जयंती पर उनकी जयंती पर याद किया। अय्या बैकुंठ स्वामीकल का प्रमुख योगदान भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूतों में से एक है। इनका प्रसिद्ध नारा एक जाति, एक धर्म, एक कुल, एक विश्वास, एक ईश्वर है। इसमें सभी जाति के लोगों के बीच में समानता को बढ़ावा मिला है। उन्होंने अय्याबाजी संप्रदाय की स्थापना की और लोगों को अहिंसा, दान, सहिष्णुता और प्रेम के मार्ग पर चलना सिखाया। मंदिर सुधार में इन व्यक्तियों में एक मंदिर बनाए गए थे जिन्हें पहले मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। थोट्टू नामम की शुरुआत की गई। इनमें पुजारियों की जाति की परवाह किए बिना भक्तों के माथे पर पवित्र लेप लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इनकी सामाजिक पहल में शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए थुवाइगल पंथी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। सुर्खियों में रहे अन्य व्यक्तित्व में जैसे कि शंभुधन फुंगलो, जो कि सरकार में जनजातीय नायक शंभुधन फुंगलो को श्रद्धांजलि अर्पित की हुई है। शंभुधन फुंगलो के बारे में, जो कि एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है, जो कि असम के वर्तमान दिमा हसाओ जिले के उत्तरी कछार पहाड़ियों में लोंगफोर से था। इनका योगदान 1832 में कछार पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने और परिणाम स्वरूप उनके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को समझा और उन्हें निपटने के लिए दमसी युवाओं को संगठित किया। उन्होंने सेना संगठित की। मेजर बोआत को नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना पर हमला करके मेजर बोआत को मार डाला। सुर्खियों में रहे पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो भारत रत्न आता है पहले नंबर पर। भारत रत्न में पीवी नरसिंह राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न के बारे में बात की जाए तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा व्यक्तियों को किसी भी क्षेत्र की उत्कृष्टता की सेवा के लिए दिया जाता है, भले ही वह जाति किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, पद या जेंडर से संबंधित हो। नाम की सिफारिश के लिए इसमें किसी व्यक्ति को यह सम्मान देने की सिफारिश भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है और इसके लिए कोई औपचारिक सिफारिश करने की जरूरत नहीं होती। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी और इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार इस सम्मान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे उपाधि के रूप में भारत रत्न शब्दावली नहीं जोड़ सकता है। हालांकि सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपने बायोडाटा, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड आदि में राष्ट्रपति द्वारा भारत से सम्मानित या भारत रत्न सम्मान प्राप्तकर्ता शब्दावली का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति रहे वह पहली बार 1954 चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और डॉक्टर CB रमन रहे और इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो आरंभ में यह व्यक्ति को मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को यह सम्मान मृत्यु के उपरांत दिया गया। तब से मरणोपरांत व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जाने लगा और 2024 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न सम्मान दिया गया और यह सम्मान प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति और प्रथम खिलाड़ी बने थे। इसमें अधिकतम 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप 2024 में 5 व्यक्तियों को और 1999 में 4 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया। भारत रत्न के डिजाइन को देखा जाए तो यह इस पद को पीपल के पत्ते जैसा होता है। इसमें एक सूर्य की चमकदार आकृति के नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है और इसके दूसरे भाग में पदक के दूसरे भाग पर भारत का राज चिन्ह होता है, जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है सत्यमेव जयते। इसकी सामग्री भारत रत्न पदक पर लगा प्रतीक सूर्य और किनारा प्लेटिनम से बने होते हैं, जबकि लेख चमकदार तैयार से होता है और इसका निर्माण कोलकाता के अलीपुर टकसाल में किया जाता है।
अब आता है कि पीवी नरसिम्हा राव के बारे में, सभी के बारे में संक्षिप्त के तौर पर देखते हैं कि इनको किस उपलक्ष्य में इनको भारत रत्न के लिए सम्मानित किया गया। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में देखा जाए तो इनके द्वारा आधुनिक सुधार जो किए गए थे, आर्थिक सुधार, जिन्हें भारत में आधुनिक उदारीकरण की नीति अपनाई। संवैधानिक सुधार इनके समय में हुआ, जो कि 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत शासन के विकेंद्रीकरण में स्थानीय शासन को सशक्त बनाने के संदर्भ में किए गए। राजनयिक पहले की गई कि 1983 के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 7वें शिखर सम्मेलन में इन्होंने मेजबानी की। अब आते हैं चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने के द्वारा किए गए सुधारों में आता है कि उन्होंने ऋण मुक्ति विधेयक 1939 में तैयार किया गया। अप्रैल 1939 में उन्होंने भूमि उपयोग विधेयक पर मसौदा तैयार किया। उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में भूमिका रही। उत्तर प्रदेश जोग चकबंदी अधिनियम 1953 में रहा। और चौधरी चरण सिंह की रचनाओं में और साहित्यिक कृतियों में आती है जैसे अबोलिशन ऑफ जमींदारी टू अल्टरनेटिव 1947, अग्रेरियन रिवॉल्यूशन इन द उत्तर प्रदेश 1957, जॉइंट फार्मिंग एक्ट द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन 1959, इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन 1964, इंडियाज इकोनॉमी पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट 1978, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉजेज एंड क्योर 1981 में इनके द्वारा साहित्यिक कृति लिखी गई। अब आते हैं डॉक्टर एस स्वामीनाथन, जो कि उनका समय काल 1925 से 2023 तक रहा। इन्होंने प्रमुख योगदान में कि इन्होंने भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई थी। उन्हें नॉर्मल बोरविडो के साथ मिलकर गेहूं की उपज देने वाली किस्म के लिए विकसित किया हुआ था। इन्होंने महिलाओं के ज्ञान कौशल तकनीकी के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। वे राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी रहे और इस आयोग में उत्पादन की व्यापक लागतों को जोड़कर किसानों की फसलों में न्यूनतम समर्थन देने में सिफारिश की। और इन्होंने प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता भी रहे और एस भटनागर पुरस्कार भी आदि इनको मिला हुआ है। अब आते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में कि राष्ट्रपति ने 2024 में 132 पद्म पुरस्कार की घोषणा की। पद्म पुरस्कार जो की स्थापना 1954 में की गई थी, ये पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। 1978, 1979 और फिर 1993 से 97 के बीच ये नहीं दिए गए और ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। इनकी 3 श्रेणियां होती हैं, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री होता है। पद्म भूषण जो होता है वह असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्म श्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इसका लक्ष्य विशिष्ट कार्यों को सम्मानित करना और ये पुरस्कार सभी क्षेत्रों की गतिविधियों और विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों और सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार पद्म पुरस्कार समिति के अनुशंसा पर प्रदान किए जाते हैं और इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। और इस समिति के सदस्यों में केंद्रीय गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति इसके अंतर्गत शामिल होते हैं और इसमें अनुशासित नामों के अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अन्य संबंधित प्रमुख तथ्यों में देखा जाए तो सभी व्यक्ति पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र हैं, भले ही उनकी जाति, व्यवसाय, पद या जेंडर कुछ भी हो। और सरकारी कर्मचारियों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने वाले इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टर और वैज्ञानिक पद्म पुरस्कार के लिए पात्र होते हैं। अब आता है कि अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार में जैसे कि कुदा बोलाई पड़ाली के बारे में कि तमिलनाडु में गणतंत्र दिवस परेड 2024 में 3रा सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता है। राज्य में प्राचीन तमिलनाडु में प्रचलित कुदा बोलाई पड़ाली पर आधारित झांकी निकाली थी। इस पड़ाली को लोकतंत्र की जननी माना जाता है। कुदा बोलाई पड़ाली प्राचीन तमिलनाडु के चुनाव की एक पड़ाली होती है, जिसका 10वीं शताब्दी में चोल काल में इसका विकास हुआ था। यह पड़ाली उत्तर मेरूर अभिलेख में है और इस पड़ाली का इस्तेमाल ग्राम प्रशासन का संचालन करने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव करने से होता है। इसके तहत गाँवों को वार्डों में बांटा जाता है और फिर प्रत्येक वार्ड के निवासियों द्वारा कुदा बोलाई पड़ाली के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुना जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो कि 19 बच्चों को राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। यह पुरस्कार 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाता है। यह 6 श्रेणियों में दिया जाता है: वीरता, कला, संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा एवं खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। और इसमें पात्रता के लिए केवल भारत के नागरिक बच्चे होंगे जो देश में रह रहे हों और इसमें इसे हर साल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अब आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार को घोषणा की गई, जो कि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी, जिसे संस्कृत में और उर्दू, जिन्हें गुलजार को उर्दू में दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई। यह पुरस्कार 1965 से हर साल भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है और इसकी स्थापना औपचारिक तौर पर 1944 में हुई थी और इसे भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार में के रूप में जाना जाता है। अब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2022-23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। संगीत नाटक पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। यह संगीत नृत्य नाटक में सर्वोच्च उपलब्धि का प्रतीक है। हिंदुस्तान और कर्नाटक संगीत पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी की स्थापना पहले ही यानी कि 1951 में शुरू कर दी थी और यह उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार के रूप में जाना जाता है।
इस अकादमी की स्थापना 1953 में की गई थी। यह भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदर्शन कला के क्षेत्र में गठित एक शीर्ष निकाय होता है। अब आता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023, जिसे भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं की सम्मानित किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई, जिसमें मेजर ध्यानचंद, जिसमें 6 पुरस्कार थे, जिसमें पहला आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार, जो कि किसी खिलाड़ी को लगातार 4 वर्षों से अधिक अवधि तक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। द्रोणा पुरस्कार, जो कि प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो कि खिलाड़ी को उसके जीवन भर उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जो कि अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को दी जाती है। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, जो कि उन संगठनों और कॉर्पोरेट्स को दिया जाता है जो खेलों के प्रोत्साहन को प्रदान करती है। अब आता है विविध के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहले आती हैं सुर्खियों में रही जनजातियाँ। बारली जनजाति, जो कि महाराष्ट्र के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नज़दीक तेंदुओं के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के रहने की एक मिसाल कायम की है। यह जनजाति तेंदुआ वाखोबा को देवता मानकर उसका संरक्षण करती है। बारली जनजाति महाराष्ट्र क्षेत्र में सबसे बड़ी जनजाति में से एक है। मुंबई के बाहरी इलाकों के उत्तरी शहरात में पाई जाती है। बारली भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है और इसकी चित्रकला शैली 10वीं शताब्दी में मानी जाती है, जो आम जनजीवन की दिनचर्या और आसपास के परिवेश से प्रेरित होती है। ब्रू जनजाति, जो कि मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों के अंतिम स्थायी समूह के रूप में त्रिपुरा में बस गई है और यह त्रिपुरा में बसाने के लिए 2020 में केंद्रीय मंत्रालय त्रिपुरा मिजोरम के बीच हस्ताक्षरित एक समझौते के अनुसार ली गई है। ब्रू जनजाति, जिसे रियांग के नाम से जाना जाता है, यह पूर्वोत्तर भारत की स्थानिक जाति होती है। इसकी अधिकतम संख्या त्रिपुरा, मिजोरम, असम में निवास करती है। इसे त्रिपुरा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। और ब्रू लोग काबरू भाषा बोलते हैं, जिनका संबंध तिब्बती बर्मा भाषा परिवार से होता है। अब आता है मदिका भाषा, जो कि बंदिका भाषा बोलने वाले 2 व्यक्ति हैं, इसलिए यह भाषा विलुप्त होने की कगार पर है। यह भाषा चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाती है। यह भाषा अपनी कोई लिपि नहीं है। इस भाषा में बहुत हद तक हव्यक कन्नड़ के तत्व मौजूद होते हैं। हव्यक कन्नड़ कन्नड़ भाषा का प्राचीन रूप है। यह भाषा तेलुगु, तुलु कन्नड़ और मलयालम का एक मिश्रित रूप है। लुप्तप्राय भाषाओं की रक्षा के लिए शुरू की गई पहलों में आती है, जैसे कि लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए योजना, केंद्रीय विश्वविद्यालय में लुप्तप्राय भाषाओं के लिए केंद्र की स्थापना करना है। अब आता है कुटिया कोंद जनजाति, जो कि 2 विशेष व्यक्तियों की अतिथि के रूप में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में ये शामिल हुए हैं। और कुटिया कोंद जनजाति के बारे में कि ये उड़ीसा की विशेष रूप से कमजोर जनजाति या पीवीटीजी के अंतर्गत आती है और इसमें 75 जनजातियों में से इसे पीवीटीजी का दर्जा दिया गया है। और उड़ीसा में सबसे अधिक 13 पीवीटीजीज जनजातियाँ आती हैं। समाज एवं संस्कृति के बारे में बात की जाए तो इस जनजाति में परिवार के अधिकतर एकल एवं प्रतिसत्तात्मक होते हैं। कौन जनजाति प्रकृति की पूजा करती है। जनजाति भैंस बलि अनुष्ठान के लिए प्रसिद्ध है और यह अनुष्ठान केडू कहा जाता है और धरती माता को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि की जाती है। अब आता है परुवेता या उत्सवम के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश के परुवेता को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जा रहे हैं। परुवेता शिकार करने की कला का उत्सव और इस उत्सव को हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर हरोबिलम या आंध्र प्रदेश में श्री नरसिंह स्वामी मंदिर में है और इनका लगभग 40 से 45 दिनों तक यह चलता है। यह 108 दिव्य देशम मंदिरों में से एक है। अब आता है पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल, जो कि अरुणाचल प्रदेश में 3 दिवसीय शुभारंभ किया गया है। यह महोत्सव वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। हार्नबिल संरक्षण के विशेष बल दिया गया है। इस महोत्सव को 2015 में पहली बार आयोजित किया गया है। यह पक्के टाइगर रिजर्व में हार्नबिल संरक्षण में नई सी जनजाति की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए किया गया है। यह 3rd ग्रेट इंडियन ओरिएंटल पाइक और रूप्ड नेक्ड इसके अंतर्गत आती है। इसमें नीसी जनजाति पहले हॉर्नबिल का शिकार करती है, परंतु बाद में इनके संरक्षण के कार्यों में लग गई। अब आती है चंदूबी महोत्सव, जो कि असम के कामरूप जिले में चंदूबी झील के तट पर हर साल 1 से 5 जनवरी चंदूबी महोत्सव आयोजित किया जाता है। यह मुख्य रूप से राभा हानसोंग ऑटोनोमस काउंसिल की राभा और हानजोंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि चंदूबी झील की उत्पत्ति 1897 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद हुई है। कई उत्पादों को मिला जीआई टैग के बारे में, जिसके अंतर्गत हाल ही में कई उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें ओडिशा को कटक रूपा तारकसी के लिए, जो कि सिल्वर फिलिग्री होता है, पश्चिम बंगाल को बांग्लार मनवल के लिए, आंध्र प्रदेश को नरसापुर क्रो से लेस उत्पाद के लिए, मध्य प्रदेश को रतलाम सियावल के लिए, असम को माजुली मास्क और माजुली पांडुलिपि चित्रकला के लिए, त्रिपुरा को ऋषा वस्त्र के लिए, तेलंगाना को हैदराबाद किलाक चूड़ियों के लिए, गुजरात को कच्छ रोगन शिल्प और अंबाजी शिल्प सफ़ेद शिल्प के लिए, अरुणाचल प्रदेश को हस्त निर्मित कालीन बांचू काष्ठ शिल्प आदि केकर के लिए,
पश्चिम बंगाल को तंगेल, सारडी, गरज साड़ी और कोरियल साड़ी, नाना नूनिया चावल और शहद दरबन शहद के लिए, और जम्मू कश्मीर में रामबन अनारदाना के लिए मिला हुआ। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में आता है आपका कदम्ब राजवंश कि हाल ही में गोवा में कदम्ब काल की अभिलेख मिला हुआ है। यह कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखा गया द्विभाषी अभिलेख है। कदम्ब राजवंश के बारे में किया मयूर शर्मा ने 1345 ईस्वी में कदम्ब राजवंश की स्थापना की थी। इसका विस्तार कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र में हुआ है। इसकी राजधानी बनवासी है और कदम्ब साम्राज्य में मंडल या देश में विभक्त था, फिर विषय में, फिर महाग्राम में, फिर देश ग्राम जैसी प्रशासनिक इकाइयों में यह विभाजित था। अब आता है पश्चिम बंगाल में राज्य दिवस और राज्य गीत अधिसूचित किए गए हैं कि पश्चिम बंगाल में पोइला बोईसाख या पहला वैसाख को राज्य दिवस और बांग्लार माटी या बांग्लार जोल या जल को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया गया। पोइला बोईसाख बंगाली कैलेंडर वर्ष के वैशाख माह का पहला दिन है। इसे बांग्ला दिवस का नाम दिया गया है। पोइला वैसाख पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और झारखंड, असम में बंगाली समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। वैसे 2023 में 15 अप्रैल को मनाया गया। देश में फसल कटाई से संबंधित उत्सवों के आयोजन के बारे में कि मकर संक्रांति के अवसर पर पूरे भारत में फसल कटाई के प्रमुख त्यौहार है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से, परंपराओं से उत्सवों के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है वह सूर्यदेव को समर्पित होता है, जिसमें मकर राशि सूर्य में प्रवेश करने का पहला दिन होता है। मकर संक्रांति सर्दियों से मौसम की समाप्ति और सूर्य के उत्तरायण होने के साथ लंबे दिनों तक शुरुआत का सूचक होता है। खगोलीय दृष्टि से ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कारण होता है। मकर संक्रांति के अनेक नामों में बात की जाए तो यह अलग अलग क्षेत्रों में शीतकालीन फसल कटाई के दौरान विविध नामों से जाना जाता है, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश में माघ साजी, कश्मीर में शिशुर संक्रांत, उत्तरायण, इस तरीके से ये प्रमुख क्षेत्रों में अलग अलग नाम होते हैं। अब आता है होरी हब्बा के बारे में, जो कि कर्नाटक की होरी हब्बा खेल के मैदान में रिपोर्ट की गई हताहत की संख्या में खेलों से जानकारों और मनुष्यों की सुरक्षा के बारे में चिंता पैदा करती है। होरी हब्बा हट्टी हब्बा के नाम से जानी जाती है। कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित है। इसमें सजे हुए बैलों को भीड़ में बीच में दौड़ाया जाता है और लोग इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। और भारत में शामिल किए गए अन्य खेल आते हैं, जैसे कि जलीकट्टू, कंबाला, मुर्गों की लड़ाई, बुलबुल की लड़ाई और बैलगाड़ी दौड़ होती है। अब आता है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के बारे में कि उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, जिसे विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया। यह भारतीय पंचांग गणना पर आधारित है। यह घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश के जंतर मंतर परिसर में स्थित है। यह जंतर मंतर की एक वेधशाला है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर के राजा सभाई से द्वारा की गई थी। यह 5 शहरों जंतर मंतर का निर्माण कराया गया है। उज्जैन, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, जयपुर में जंतर मंतर स्थित है। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। उज्जैन जीरो मेरिडियन लाइन और कर्क रेखा के सटीक मिलन बिंदु पर अवस्थित होता है और हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उज्जैन को कभी भारत का सेंट्रल मेरिडियन माना जाता था और यह भारत का टाइम जोन और समय के अंतर का निर्धारण करता है। यहाँ पर आपका जो मेजर टॉपिक थे वो फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी नेक्स्ट सेशन के साथ होगी। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।